हाँ तो देखो बेटा, अब हम पेंटा हैलाइड का स्ट्रक्चर और देखते हैं। हम PCl5 से भी समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हम PCl5 को लेते हैं। PCl में देखो हम फॉस्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। आउटर मोस्ट शेल का देखो 3s 3p और 3d, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन देखो s का एक्साइट होकर d में आ जाता है, बिकॉज इट हैज वेकेंट d ऑर्बिटल। जब 5 क्लोरीन फॉस्फोरस के पास आएंगे तो उनको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो फॉस्फोरस को कुछ एनर्जी देंगे और उस एनर्जी से इसका s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में चला जाएगा, ठीक है। देन 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल गेट फॉर्म। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, देखो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। ये हम 11th में कर चुके हैं। तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन से जब शेप बनती है तो बेटा कौन सी बनती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तुम्हें जब लर्न भी कराई थी। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब शेप बनती है तो एंगल भी, बॉन्ड एंगल देखो 2 बनते हैं उसमें। ध्यान करो बेटा, ऐसे फॉस्फोरस देखो 3 क्लोरीन के साथ तो ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ट्राइगोनल प्लेन बनेगा बेटा। उस ट्राइगोनल प्लेन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल तो 120 डिग्री होगा। अब इस ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर बॉन्ड बनेगी और एक उसके नीचे बॉन्ड बनेगी। तो इस प्लेन के साथ इन ऊपर वाली बॉन्ड्स का जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान है, देखो तुम्हें ऐसे पेन से बताया था। चलो मेरे पास मार्कर है दिस टाइम। चलो देखो एक पेन भी ले लेते हैं। तो देखो बेटा, देखो इस तरीके से ऐसे बताया था कि ऐसे ट्राइगोनल तो प्लेन बनेगा, ठीक है ना। बड़े मोटे मोटे देखो ऐसे, है ना। ऐसे ट्राइगोनल प्लेन बनेगा। मैं प्लेन को ऐसे कर दूं तो एक बॉन्ड तो इस प्लेन के ऊपर बनेगी। तो देखो विद इन द प्लेन तो एंगल कितना है, यहाँ पर देख सकते हो ना। एंगल यहाँ कितना बनता है, जब एक ट्राइंगल बनता है तो एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री का, ठीक है। एक इसके ऊपर बनेगा तो तुम देख सकते हो इसकी प्लेन के साथ एंगल सीधा दिख रहा है, देखो 90 डिग्री का बनेगा। एक इसके नीचे बनेगा, ठीक है। तो उसका एंगल भी इनके साथ कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये एंगल्स को ऐसे उससे भी देखा पेन से, 11th में भी ऐसे करा चुके हो। तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल्स होते हैं, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेन बनता है। उसको ऊपर वाले से मिला दो तो एक पिरामिड ऊपर बन जाता है, नीचे वाले से मिला दो तो एक पिरामिड नीचे बन जाता है। तो 2 पिरामिड बनते हैं। दैट्स व्हाई दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें यही करना है कि शेप का नाम जो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन है वो ही इसकी शेप है, वो ही बॉन्ड एंगल है, बिकॉज देयर इज नो एनी लोन पेयर नाउ लेफ्ट, ठीक है ना। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जो हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन से शेप एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो ही इसकी शेप होती है। और जो बॉन्ड एंगल हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इसके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। इसी से रिलेटेड एक बात तुम्हें 11th में करा रखी थी बेटा मैंने, कि देखो ये जो ऊपर वाली बॉन्ड्स होती हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, और जो विद इन द प्लेन बॉन्ड्स होती हैं इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड्स का, क्योंकि तुम देख सकते हो एंगल ये 90 डिग्री पर होती है और इनके बीच में 120 से 120 का अंतर होता है। तो ये आपस में ज़्यादा दूर दूर हैं तो इनमें रिपल्शंस कम हैं, पर ये बहुत रिपल्शन फील करती हैं एक्सियल वाली के लिए, क्योंकि 3 बॉन्ड उनके लिए तो 90 डिग्री पर बन गई। तो इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स थोड़ी सी वीक बनती हैं, मतलब थोड़ी लंबी हो जाती हैं। इन 3 का रिपल्शन उनको ज़्यादा फील होता है तो थोड़े इलेक्ट्रॉन पेयर दूर मूव कर जाते हैं। बॉन्ड लंबी हो जाएगी तो वीक हो जाती है, वीक होती है तो जल्दी टूट जाती है। तो PCl5 बहुत जल्दी से टूट कर हमें PCl3 दे देता है। तो क्यों टूट जाता है, ड्यू टू एक तरीके से मोर रिपल्शन फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स थोड़ी वीक होती हैं, इसलिए PCl5 एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, मतलब जल्दी से क्लोरीन दे देता है और खुद PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, नोट्स में शायद ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख दूंगी। वैसे मतलब लिखने की इतनी नीड नहीं है, वैसे मैं अगर तुम्हें अब बताऊं, क्योंकि मैंने करा तो दिया, अब तुम्हें बता रही हूँ। एक्चुअल में देखो कुछ टॉपिक्स तुम्हारे निकले हुए हैं इस यूनिट में, और सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप के ही निकले हुए हैं। ये जो मतलब ऐसे वाले टॉपिक्स हैं ना थोड़े अभी जो बोरिंग से हैं, तो इनमें से ही निकले हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। तो हेलाइट्स भी तुम्हारे नहीं है वैसे, अब मैं तुम्हें बताऊँ तो, पर ये मैंने तुम्हें इसलिए करा दिया है बेटा, एक तो इस बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। अब आइसोलेशन वाली यूनिट स्किप है बट उसमें से क्विज आ गई है 2 बार, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें देखो इसलिए मैटर भेज रही हूँ, जो मतलब जिस मैटर में से रिलेटेड आ सकता है वो मैं तुम्हें भेजती रहूँगी, ताकि इन केस उसने बेशक डिलीटेड उन्होंने कह रखा है पर फिर भी हम
उसका मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनमें तो उसको मैं तुम्हें कराती चलूँगी। ठीक है, इसमें और भी कई टॉपिक स्किप्ड हैं। अब क्योंकि असल में इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाती है तो वो तुम्हारी आगे 16-17 ग्रुप में बहुत काम आती है, इसलिए मैंने तुम्हें जो ऐसी और मेन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनको कवर अप में कराती चलूँगी, बेशक वो उसको डिलीटेड शो कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें ये डिलीटेड में ही है बेटा कि हाइलाइट्स ऑफ जो एक तरीके से 15th ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मोटा मोटा तुम्हें इसमें से बता दिया, और इसमें और भी कुछ टॉपिक स्किप्ड हैं तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें फोटो तो देखो मैं तुम्हें सारे पेजेस के भेज दूँगी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो तुम रिटर्न वर्क एक बार सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर अब क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड टॉपिक औरों के साथ भी था तो इसलिए मैंने इसको करा दिया है, बट मैं और जो बाकी इसमें स्किप्ड टॉपिक हैं वो मैं उनको नहीं कराऊंगी, वैसे भी वो ईजी हैं समझना, तो तुम रिटर्न वर्क कर लेना। फिर जब हम आप कभी मिलेंगे बेटा तो देखेंगे, अगर उसको मुझे लगा नीड कि मैं तुम्हें समझाऊं तो मैं उन 2-3 पेज हैं तो मैं उनको तुम्हें समझा दूँगी। ठीक है, अदरवाइज अभी तुम उसका रिटर्न वर्क कर लेना, और जो अभी सिलेबस में मैंशनड टॉपिक हैं हम उनको अच्छे से करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें अब देखो बिल्कुल थ्योरेटिकल सा ही है कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो जिसमें हम अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को करेंगे। फॉस्फीन फिर डिलेटेड है। ठीक है, वो खैर ज़्यादा है भी नहीं, बुक में भी ऐसे कोई खास नहीं। तो अब हम अमोनिया को देखेंगे। अमोनिया सबको पता है कि देखो बेटा NH3 होता है, तो अमोनिया को हम देखो प्रिपेयर कर लेते हैं कि बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, कि अमोनियम का हमने कोई साल्ट ले लिया, जैसे अमोनियम सल्फेट ले लिया, उसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, जैसे NH डाल दिया। ठीक है, तो तुम ऐसे ही याद रखना, एक साल्ट ले लिया, एक NH ले लिया, तो रिएक्शन को लिखने में इनकेस बैलेंसिंग नहीं भी होगी तो इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोशिश करो बैलेंस करने की, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिख देना। ठीक है, तो इससे देखो अमोनिया बन जाएगा। अब एक प्रोडक्ट तुम्हें ध्यान रहेगा भाई अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग वो पूछ रहा है, अब क्योंकि सल्फेट है और उधर से हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है ना, और इधर से जो सोडियम आयन है सॉरी NaOH में, तो उसका Na और हाँ अमोनियम सल्फेट का सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बाहर बन के निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में पानी निकल जाएगा, ऐसे मोटा मोटा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो लैब में हम बना सकते हैं अमोनिया को कि अमोनियम क्लोराइड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तो एकदम तीखी स्मेल निकलनी शुरू होती है, एंड दैट इज अमोनिया। ठीक है बेटा, तो हाँ अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट देखो फ्रॉम मेटल हाइड्राइड्स की नाइट्राइड्स, तो नाइट्राइड्स में N3 नेगेटिव आयन होता है, तो जैसे Mg3N2। ठीक है, तो उसमें जब हम पानी डालेंगे तो मैग्नीशियम तो हाइड्रोक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, और जो नाइट्राइड का नाइट्रोजन था वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस बना लेगा। तो ये हमने कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स देखे। ठीक है, मतलब बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं, पर फिर भी देखो बुक में डिटेल में काफ़ी दे रखी है, तो इसलिए मेन हमने 3 रिएक्शन देख लिए। अब जो मेन इसकी आई भी हुई है तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट बनाकर उसमें नोट्स में लिखा भी हुआ है, थोड़ा डिटेल भी दे रखी है, तो उसको तुम्हें बता देती हूँ, ईजी भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया की कमर्शियली जब मतलब इंडस्ट्रियली इसको बनाया जाता है तो ज़्यादातर उसको हम जो बनाते हैं दैट इज़ हेबर्स प्रोसेस, जिसको हमने अंडर ली चैटेलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा है 11th में। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं और NH3 बनता है, और वो एक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं ताकि वी गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम अमोनिया को प्राप्त कर सके। देखो बेटा कि उसमें क्या होता है कि देखो N2 प्लस H2 से अमोनिया जो बनता है तो ये कैसा होता है, एक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे बैलेंस कर ले, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि अब हम देखो ली चैटेलियर और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो कैसे चला सकते हैं कि इनकी अमाउंट को बढ़ाते रहें और यहाँ जो अमोनिया बने उसको निकालते रहें, हटाते रहें, तो रिएक्शन इधर इधर चलेगा। और क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर की डिक्रीज करने से बढ़ती है, तो लो टेम्परेचर पर हम काम करें, इनकी सप्लाई को अच्छा रखें, इसको बनते साथ ही निकालते रहें, तो क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त होता है। कैटलिस्ट डालें तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे पॉइंट्स में, मतलब हेबर्स प्रोसेस इज मेन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अमोनिया कमर्शियली। ठीक है, तो देखो उसमें दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड अकर्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम।
जैसे देखो यहाँ चल रहा है तो देख सकते हो ना वॉल्यूम कम हो रही है, यहाँ पर 3 और 1 4 मोल है, हर यहाँ 2 मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल जब कम होते हैं तो हम ऐसे भी कहते हैं कि वॉल्यूम कम हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ठीक है बेटा। तो दस अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल फॉलोइंग कंडीशंस गिव्स मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। पहला क्या, लो टेम्परेचर है ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम 700 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं क्योंकि बहुत लो पर बेटा देखो बॉन्ड्स नहीं टूटेंगी। तो 700 केल्विन टेम्परेचर पर हमें मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होती है अमोनिया की। फिर हम हाई प्रेशर, मतलब इन गैसेस का प्रेशर अच्छा रखें, इनको खूब ज़्यादा देते रहें। ठीक है बेटा। कैटलिस्ट, तो बाय यूजिंग आयरन ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, तो हम आयरन का ऑक्साइड यहाँ पर Fe2O3 यूज़ करते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 एंड यूजिंग मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी एनहांस करने का काम करते हैं, तो दोज आर प्रोमोटर्स। ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक लो टेम्परेचर करके, एक N2 और H2 का प्रेशर बढ़ा के, और एक कैटलिस्ट यूज़ करके आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में। ये 3 हम इसमें क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से कंडीशंस अप्लाई करते हैं और अमोनिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें ये जब हम अमोनिया को बनाते हैं तो इसका ना एक फ्लो चार्ट का भी एक मतलब एक उसका डायग्राम सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने बना रखा है। ठीक है, तो उसको भी तुम अगर देखो ध्यान से देखोगे तो देखो मैं तुम्हें इसको ऐसे समझाना चाहूँ, बुक में भी है वैसे तो, देखो डिटेल में। हाँ, इसके मार्कर से तो एक नोट्स देखो यहाँ से बता दूँ बेटा मैं तुम्हें। देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ऐसे ना पाइप लगे हुए हैं, देखो यहाँ ध्यान से ऐसे देखना। देखो इधर से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग पाइप से पास करते हैं, फिर एक पाइप में वो दोनों आ जाते हैं। फिर यहाँ कंप्रेसर है, कंप्रेसर में मतलब क्या है कि उन पर बहुत दबाव डालते हैं ताकि उनका प्रेशर बहुत बढ़ जाए। ज़्यादा प्रेशर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ना, तो उनको कंप्रेस करके खूब उन पे दबाव ज़्यादा बना के फिर उनको देखो हम इस पाइप में पास करते हैं, और इस पाइप में पड़े हैं कैटलिस्ट, प्रोमोटर्स, Fe2O3, Al2O3, K2O, मोलिब्डेनम। तो जैसे ही कैटलिस्ट मिलेगा और दोनों जो रिएक्टेंट हैं रिएक्ट करके क्या बन जाएगी बेटा, देखो यहाँ अमोनिया बन जाएगी। अमोनिया तो बनेगी, पर क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी यहाँ आएंगे ना बेटा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये बन भी जाएगा तो बनते ही ये इनमें भी बदलने लग जाएगा। तो जब अमोनिया हमारी इस पाइप में से चलेगी तो अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी चलेंगे, तीनों गैसेज यहाँ आएंगी। यहाँ पर हम उनको क्या करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर हमने लो मेंटेन रखा है 700 केल्विन, ताकि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। यहाँ जो 3 गैसेस निकल कर आ रही हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसमें ज़्यादा अमोनिया ही हो, तभी हमने इसलिए टेम्परेचर यहाँ लो रख रखा है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया आए, ठीक है, अब उनको फिर पाइप से हमने पास करके ऐसे बहुत कंप्रेस किया, उसको लंबा रास्ता दिया चलने के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर भी कम कर दिया बहुत। तो टेम्परेचर कम करने से क्या होती है बेटा, गैस लिक्विड में बदल जाती है। तो कौन सी गैस लिक्विड में ज़्यादा बदलेगी, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अमोनिया के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट एक तरीके से वी हैड ऑलरेडी डन इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया के बीच में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों को लो टेम्परेचर मिलेगा तो कौन पहले लिक्विड में बदलेगी, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन के बीच में तो बहुत वीक वेंटरवाल फोर्सेस है, और हाइड्रोजन के बीच में भी बहुत वीक वेंटरवाल फोर्सेस हैं। तो जिस टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विड बन जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विड नहीं बनेंगे। तो हमने जैसे ही इनको बहुत कंप्रेस किया तो यहाँ तो लिक्विड अमोनिया सारी लिक्विड बनकर यहाँ मिल जाएगी, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर रहेंगे। तो फिर पाइप लगा रखा है, यहाँ से इस पाइप से वो चढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गैस को तो जब जगह मिलेगी ऊपर ही चढ़ेगी। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ चढ़ेंगे, तो उनको फिर हम पंप करके उनको फिर ज़्यादा दबाव डालेंगे और फिर से इसी में डाल देंगे। समझ रहे हो कि रिवर्सिबल में अगर कुछ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बन भी गए और अमोनिया के साथ यहाँ आ भी गए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, तो अमोनिया को तो लिक्विड बनाकर अलग कर लेंगे, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को दोबारा से इसी कैटलिस्ट वाले हम एक तरीके से जो कैटलिस्ट वाला जो ऐसे कह लो जो भी कंपार्टमेंट है ना, उसमें डाल देंगे, ताकि फिर से वो दोबारा अमोनिया में ही कन्वर्ट हो जाए। आ रही बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट से समझा रखा है कि हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर अमोनिया, ठीक है।
आ रही बेटा बात समझ में? तो इस तरीके से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया। फिर नीचे देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया है, देखो रिएक्शंस हैं जनरली, तुम्हें इनको याद करना होगा। कुछ रिएक्शंस में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो मैं तुम्हें समझाती चलूँगी ताकि तुम्हारी लर्निंग थोड़ी ईजी हो जाए ना, और आसानी से तुम्हें फिर याद हो जाए। तो देखो जो अमोनिया है वो कलरलेस गैस होती है विद अ पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी उसकी महक होती है। ठीक है, जब तुम कभी आओगे स्कूल में तो मैं थोड़ी उसकी स्मेल से तुम्हें फेमिलियर कराऊंगी। ठीक है, उसकी स्मेल को पर्टिकुलरली हम नाम देते हैं कि इट हैज़ एन अमोनिकल स्मेल। ठीक है, टाइम ज़्यादा बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।